नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। देश भर में ओमिक्रॉन के 3 मरीज मिलने के बाद देश के साथ साथ सभी प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ में विदेश से आए 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। हालांकि अभी दोनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन सरकार नए खतरे को लेकर अलर्ट पर है। सवाल है कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। नए वेरिएंट के लिए छत्तीसगढ़ आखिर तैयार कितना है। लापरवाही से क्या लॉकडाउन का खतरा बढ़ सकता है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर क्या सख्ती बढ़ेगी। वैक्सीनेशन में लापरवाही कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री भारत में हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए वेरिएंट के 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन बिलासपुर में विदेश से आए 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते दिन विदेश यात्रा से 22 अन्य लोग पहुंचे छत्तीसगढ़। हफ्ते भर में प्रदेश में 239 लोगों की विदेश यात्रा से हुई वापसी। विदेश से आए 217 लोगों की हो रही है तलाश। पुलिस पासपोर्ट में दिए पते के आधार पर कर रही है तलाश। विदेश से लौटने वालों में से 109 रायपुर जिले के रहने वाले हैं। बिलासपुर में विदेश से आए 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। यूके और मालदीव से आए 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि दोनों ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या नहीं। शुक्रवार को रायपुर में 3 समेत 28 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए विदेश से आए 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आना की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि विदेश से हाल के दिनों में आए 239 लोगों में से 217 लोगों का टेस्ट नहीं होना भी चिंता का विषय है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। प्रदेश सरकार हर खतरे से निपटने के लिए भी तैयार है। देखिए, सबसे पहली बात है, जिन देशों में फैला है उस देश से जितने भी यात्री आ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसे चेक होना चाहिए और उसके बराबर इलाज होना चाहिए ताकि वो देश में और न फैला सके। कुल मिलाकर सरकार और प्रशासन छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर न फैले इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ये प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसमें भागीदारी जनता की न हो। इसलिए ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि सरकार द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। टीम न्यूज स्टेट। तो कितना तैयार हैं हम इस भविष्य की चुनौती को लेकर? किस स्तर पर तैयारियां हम लोगों की हो चुकी है? इसके साथ साथ इसका प्रभाव कितना हो सकता है? कितना ये कारगर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन इस पर हो सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अभिजीत रायजादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। उमेश गुरमोड़ी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। नितिन बंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, डॉक्टर अभिजीत, की ये जो नई चुनौती है भविष्य के लिहाज से ओमिक्रॉन की, वो कितनी घातक साबित हो सकती है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से, देश के लिहाज से कैसे उससे निपटने की तैयारी की जानी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। नमस्कार। सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि तैयारी वही है जी जो कोविड के पहले में आई, जो डेल्टा में आई, जो ओमिक्रॉन में आ रही है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और ट्रेसिंग। सबसे बहुत चिंताजनक बात यह है कि जब पहली बार आपको बिल्कुल आइसोलेट किया जा रहा था, घर में दरवाजे बंद कर दिए जा रहे थे, अब तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो जो जनता के लोग हैं जो एयरपोर्ट से मिसिंग है, ये घनघोर लापरवाही है, ये दंडनीय अपराध है। इसमें कोई भी बात नहीं, चाहे इर्रेस्पेक्टिव वो कोई भी हो, क्योंकि ये इतनी ज्यादा घातक फैलने वाली है। 5 गुना ज्यादा इसमें फैलने की क्षमता है और 30 से 42 म्यूटेंट हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की है। पुलिस अब आज की डेट पे 201 लोगों को ढूंढे, तब तक वो 201 परिवारों में फैला चुके होंगे। अगर वो बिल्कुल अज्ञातवास में नहीं है तो उनके परिवारों को कितना खतरा है। तो ये घनघोर दंडनीय और निंदनीय बात है, चाहे वो वैक्सीनेटेड है तभी भी। ये मैं इसका बहुत विरोध करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं
कि तुरंत उनको ट्रेस करके आइसोलेट नहीं किया गया तो स्थिति भयानक होगी, क्योंकि इसमें 30 से 42 म्यूटेशन है और ये अभी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन जिस तरह का स्प्रेड होगा, पिछली मीटिंग में भी मैंने कहा था, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जिनका हार्ट कमजोर है, जो ट्रांसप्लांट वाले हैं, उनको वैक्सीनेट करें, उनको इनसे दूर रखें। और ओमिक्रॉन की क्योंकि ट्रेसिंग के लिए भुवनेश्वर जाता है सैंपल, समय लगता है, ऐसे में 7 से 10 दिन आइसोलेशन बहुत जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन के साथ मास्किंग, मैं देख रहा हूं 90% लोग बाजार में, स्कूलों में मास्क नहीं लगा रहे, जो बहुत ही चिंता की बात है। सरकार की जिम्मेदारी, तैयारियां बहुत अच्छी है, लेकिन जनता को जो जिम्मेदारी है कि पब्लिक प्लेस में जाए, अपने को आइसोलेट करें, वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ाएं, और सौभाग्य से कोवैक्सीन लाइव डेड वायरस में कंप्लीट वायरस का इसमें कंटेंट है, तो हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा कोवैक्सीन का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कोवैक्सीन भी बहुत जरूरी है जो दिया जाए। कोवैक्सीन अत्यंत अनिवार्य है कि अगर बूस्टर के रूप में दिया जाए। तीसरी सुखद खबर यह है कि देश में बूस्टर के बारे में और बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में जबरदस्त तैयारी हो रही है। तो हमारी लेकिन सर उससे पहले कहीं ना कहीं हमें मौजूदा जो 2 डोज है उसमें 100% का वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। जब तक वो नहीं हो पाएगा तब तक शायद बूस्टर डोज के बारे में सोचना बेमानी साबित होता है। अनिवार्य, आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर 20% लोग भी वैक्सीन से छूट गए तो वो भी एक गलत चेन बनाएंगे। और एकदम आश्वस्त रहे, वैक्सीन में साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है, वैक्सीन बहुत सेफ है और दुनिया की किसी भी वैक्सीन की टक्कर लेने में समर्थ है। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि अप्रैल से जो वैक्सीनेशन का दौर चला है, अभी जो आ भी रहे हैं, ओमिक्रॉन तो अभी नहीं नोटिस हुआ है, लेकिन जो भी डेल्टा या डेल्टा के वेरिएंट भी कोविड के आए हैं, उनमें बड़े सामान्य लक्षण है और उनमें मृत्यु दर आश्चर्यजनक रूप से कम है। यानी अगर 10 में से 1 को हुआ भी तो उन 10 में से भी 99% पेशेंट की हम जान बचा पाएंगे। इसमें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर या आईसीयू या शासन की जिम्मेदारी, चाहे केंद्र और राज्य शासन की, बाद में आती है। पहले एज अ नागरिक हमारी जिम्मेदारी आती है कि हम अपने को मास्क से बचाएं और वैक्सीनेशन का टारगेट करने में गवर्नमेंट की, स्वशासन की, लायंस रोटरी की पूरी मदद करें। डॉक्टर के रूप में आईएमए ये घोषित करता है कि हर वो व्यक्ति जो क्लिनिक में आएगा हम श्योर करेंगे, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो हम लोग उनको प्रेरित करेंगे या उनको देखने से डिस्करेज। बिल्कुल, हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। अगर आपका एक भी डोज बच गया है तो उसे जरूर ले लीजिए। नितिन बंसाली जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, कितना तैयार हैं हम इस भविष्य की चुनौती को लेकर, इस तीसरे वेरिएंट को लेकर, नई लहर को लेकर? सजग भी है, तैयार भी है और पूर्ण रूप से तैयार है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में 9 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लगाने हैं, जिसमें से 3 रायपुर में लग चुके हैं और 6 पर इस पर काम जारी है। साथ ही 48 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 22 तैयार हो चुके हैं। हम 3 टी पर काम कर रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। ये 3 टी हमारा प्रमुख उद्देश्य है। ये जो अभी नए वेरिएंट की बात हो रही है ओमिक्रॉन, और इसमें जैसा कि आपने भी अभी कहा कि 239 लोग विदेशों से छत्तीसगढ़ आए हैं, जिसमें से कुछ लोग सर्च कर रहे हैं, लगातार ट्रेस कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ये तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। न्यूज स्टेट के इस चैनल में डिबेट में हम लोगों को जो भी लोग देख रहे होंगे, हो सकता है वो उन 239 में से जो लोग तो ट्रेस हो गए, जो नहीं हुए होंगे, वो भी देख रहे होंगे। तो उनसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर कि आप खुद के साथ साथ अपने परिवार के और आस पड़ोस के लोगों की जान को खतरे में क्यों डाल रहे। एक तरफ आप विदेश से आ रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको तो खुद सामने आना चाहिए। सरकार लगातार पासपोर्ट ऑफिस से भी जानकारी ले रही है और ट्रेसिंग कर रही है। निश्चित तौर पर वे मिल जाएंगे और जैसा कि नियम है कि 7 दिन जो लोग विदेश जाएंगे उन्हें क्वारंटाइन रहना होगा। 7 दिन के बाद स्वास्थ्य विभाग जो है उसका सैंपल लेगा और सैंपल में यदि वो पॉजिटिव पाया जाता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसे भुवनेश्वर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। लेकिन सर, जो लोग 29 तारीख को, पिछले महीने की 29 तारीख को प्रदेश लौटे हैं, वो तो अभी भी, आज 4 तारीख हो गई है, 5-6 दिन तो अभी ही गुजर गए हैं, उनका कोई आता पता नहीं है। सवाल ये है सर, पासपोर्ट अगर आप और हम बनवाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, हमारी एक जानकारी
अब मौजूद रहती है, दर्ज रहती है, तब जाकर पासपोर्ट बनता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो किसकी गलती? एक। दूसरा सवाल यह है सर कि हम लोग टेस्टिंग का जिक्र कर रहे हैं सर, आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या में कितना इजाफा हुआ और जीनोम सीक्वेंसिंग जिसके लिए हम अभी तक प्रदेश में व्यवस्था नहीं कर पाए सर। भुवनेश्वर हमें सैंपल भेजने पड़ते हैं, वहां से जांच रिपोर्ट आती है, बहुत वक्त लग जाता है। सोचा था दीपेश जी कि ये फिर से इस रूप में आएगा, ये इस स्वरूप में आएगा, कोई नहीं चाहता था और हम इस पर लगे भी हैं कि जल्दी इसकी जांच भी यहाँ पर होनी शुरू हो जाए। सर ये जीनोम सीक्वेंसिंग तो डेल्टा आया था तब से शुरू हो चुकी थी सर, अलग अलग प्रदेशों में इसकी व्यवस्था हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी जीनोम सीक्वेंसिंग के टेस्ट के लिए लैब भुवनेश्वर हमें सैंपल भेजने पड़े। बहुरूपिया वायरस है जो बार बार रंग बदलकर हमारे बीच आ रहा है। इसमें देखिए सरकार की तो जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी, हम वैक्सीनेशन पे भी जोर दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 10% लोग ही बचे हैं जिनको सिंगल डोज नहीं लगा है, बाकी 90% लोगों को सिंगल डोज लग चुका है। और आपने कहा कि डबल डोज भी लगभग 30% लोगों को डबल डोज भी लग चुका है। मैं बता दूं डबल डोज किस तरीके से ज्यादा लग सके उस पर सरकार लगातार काम करी। डोर टू डोर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम भी बनाए गए हैं और अवेयरनेस भी की जा रही है। कुछ लोग अंधविश्वास और कुछ लोग डर के मारे अभी भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। बिल्कुल संपूर्ण तैयारी से ऑक्सीजन बेड की बात करें, आईसीयू के बेड की बात करें, सारी व्यवस्थाएं जो है शासकीय अस्पतालों में, एम्स में और स्वास्थ्य विभाग का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी, क्योंकि ये थर्ड वेव आएगी इसके संकेत लगभग 2-2.5 महीनों से लगातार चल ही रहे थे। पर ये नया वेरिएंट जो है जो ओमिक्रॉन जो कहा जा रहा है, इसकी जानकारी जो है कुछ दिनों पहले लगी है और निश्चित तौर पर शाम तक कुछ जो लोग विदेश से घूमकर आए, मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोगों का पता लग चुका है और बाकी ट्रेसिंग जारी है। मुझे उम्मीद है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जैसा आपने कहा इस आधार पर हम उन्हें खोज निकालेंगे और बिल्कुल निंदनीय और दंडनीय दोनों। बिल्कुल वाकई सर, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का काम नहीं होता है। अगर किसी का पासपोर्ट जारी हुआ, सर आपने भी पासपोर्ट बनवाया होगा, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है और अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर पासपोर्ट जारी ही नहीं हो सकता। तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन ये लोग पासपोर्ट बनवाने के पहले कराए होंगे तो फिर पुलिस के पास हर एक डेटा होता है कि कौन इंसान कहां का रहने वाला है, उसके परिवार में कौन कौन है, यहां तक की जानकारी होती है, उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य का पासपोर्ट है नहीं है ये भी पुलिस को पता होता है। तो सर अगर पुलिस चाहे तो 1 घंटे के अंदर इन लोगों को निकाल सकती है, लेकिन चाहे तब। मैं लौट रहा हूं आपके पास, उमेश घोरमोड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, विपक्ष कितना तैयार? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या अब हमें कुछ व्यवस्थाओं में कुछ स्तर पर परिवर्तन करने होंगे, कुछ सख्ती की तरफ अब हमें बढ़ना होगा, तब जाकर हम लोगों को और ज्यादा सतर्क और सचेत कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले जैसा सर ने बोला कि वैक्सीनेशन 90% हो चुका है, लेकिन सर हमारी पूरी आबादी का लगभग 20 से 22% बच्चे हैं जिनमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो इनकी कोचिंग है, इनके स्कूल है, इनको जैसे ही पहला केस मिले पूरा 100% बंद करना चाहिए। लॉकडाउन के मैं फेवर में नहीं हूँ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाहिए क्योंकि बच्चे खुले घूमेंगे। छोटे बच्चों को मास्क लगाना बहुत आसान नहीं होगा और वो बाहर से वायरस लेके परिवार के अंदर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोग वैक्सीनेशन से महरूम है, जो अंधविश्वास की वजह से नहीं ले रहे हैं, उनका कुछ न कुछ दंडात्मक कार्रवाई, चाहे उनका राशन रोके या कुछ इस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा कि वो वैक्सीन लेने को बाध्य हो। खासतौर पे जो बाजार में वेंडर्स हैं, फल फ्रूट वाले, दूसरे प्रदेशों से आके जो व्यापार कर रहे हैं, जिन पे आधार कार्ड नहीं है, उनको प्रशासन को देखना पड़ेगा क्योंकि ये भी सुपर स्प्रेडर बनेंगे। और तीसरी बात है, जो डायबिटीज या ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं या कमजोर पेशेंट हैं जिनका कीमोथेरेपी हो रहा है, इनकी सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन को श्योर किया जाए कि इनको बूस्टर लगे। देखिए आखिरी डोज जून, जुलाई, अगस्त में लगी थी, तो वैक्सीन लगाना बहुत और वैक्सीन लगाने के साथ बूस्टर डोज, जो हेल्थ वर्कर है, जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो पुलिस वाले, इनको तुरंत बूस्टर डोज का व्यवस्था एज अर्ली एज पॉसिबल। रिकमेंडेशन है कि जो आगे बैठे हुए 3% लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, पुलिस लाइन के लोग हैं, नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इनको बूस्टर तुरंत दिया जाए। और चौथी और आखिरी बात मैं कहूंगा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन से
जान बचाई जाएगी। लेकिन लेकिन जन जागरण के लिए बहुत जरूरी है कि मुनादी करके बस्ती दर बस्ती, वार्ड दर वार्ड चुनाव जैसे बूथ बनाए जाएं और वैक्सीनेशन और मास्किंग को 100% अश्योर किया जाए। बिल्कुल, कैसे होगा सर, क्योंकि अभी तो चुनाव ही कराने हैं। उस चुनाव के दौर में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी, कैसे इन सब चीजों को संभाला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब नितिन जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर कि हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यहां से शुरू होता है कि क्यों ना हम राजनीतिक आयोजनों पर, सामाजिक आयोजनों पर, धार्मिक आयोजनों पर, इस तरह के आयोजनों पर जहां पर भारी संख्या में भीड़ जुट रही हो, उन पर अभी से लगाम लगाना शुरू कर दें। कब तक इंतजार करेंगे सर कि 3 लोग तो मिल गए हैं देश में, अब किसी दूसरे प्रदेश में न मिले, ईश्वर करे, लेकिन अगर मिल जाएंगे तो क्या तब तक हम इंतजार करते रहेंगे कि जब कहीं इस तरह की स्थितियां होंगी तब इस और विचार किया जाएगा? अभी से शुरुआत करनी चाहिए सर। शुरुआत की जा चुकी है, इस विषय पर गंभीरता से चर्चा जारी है। सारे अन्य प्रदेशों की स्थितियों को, भारत की स्थिति को भी देखा जा रहा है। इस वेरिएंट के बारे में पता लगाया जा रहा है। लॉकडाउन, जैसा कि अभी कुछ देर पहले कहते, लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति तो मुझे नहीं लगता आएगी और ना ही ईश्वर करे न आए सर। सवाल तो यही से शुरू होता ना कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हम पिछले 2 वर्षों से सुनते आ रहे हैं कभी नजर नहीं आई। मास्क लगाने की अपील हम पिछले 2 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, आज भी हमें करनी पड़ रही है। राजनीतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, उन पर रोक लगाने की मांग हम पिछले 2 वर्षों से करते आ रहे हैं, आज भी हम वही मांग यहां पर बैठकर कर रहे हैं। तो फिर कहां सजगता आई सर? लगातार जहां पर सजगता चाहिए थी बिल्कुल रही है, तभी छत्तीसगढ़ कोरोना के नियंत्रण में देखिए कहां पर है। बहुत बेहतर स्थिति में आज केंद्र से जो आपके रिकवरी रेट जो है छत्तीसगढ़ का केंद्र से भी बेहतर है। देखिए आप, मास्क पर सख्ती शुरू की जा चुकी है, जिसमें फाइन भी रखा गया है और हर रायपुर के स्क्वायर पर, चौक पर या प्रदेश के सारे जिलों में ये अलर्ट कर दिया गया है कि मास्क को रेगुलर लगाइए। इस पर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर भी बहुत सी चीजों से अवगत कराया है, जैसा कि पहले राहुल गांधी जी ने भी करवाया था जब नमस्ते ट्रम्प और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बनाने का जो खेल चला था, ये किसी से छुपा नहीं है। अरे सर, कब तक बड़े मुद्दे उखाड़ते रहेंगे? अभी भविष्य में जो नजर आ रहा है सर, उस पर काम कर नहीं रहे, उस पर बात हो नहीं रही है। हम पिछले 2 वर्ष पुराने मसले को लेकर बैठ जाएंगे। बताना तो होगा ना जनता को। सबको पता है सर। मेरा तो सवाल अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि जब आपको और हमको पता है कि जनवरी में ये लहर संभावित है, तो क्या इसके लिए दिसंबर में हमें ये प्रयास नहीं करने चाहिए कि हमें दुकानदारों को एक मीटिंग लेकर कह देना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई तो कार्रवाई होगी? क्या हमें इन आयोजनों पर ब्रेक नहीं लगा देना चाहिए? चुनावी सभाओं पर ब्रेक नहीं लगा देना चाहिए जो आज भी होती हुई नजर आ रही है? चुनाव की अब तो घोषणा भी हो चुकी है, चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी। कैसे लगाम लग जाएगी सर? पैनल में बीजेपी के व्यक्ति भी बैठे हैं, नहीं तो शायद बहुत अच्छी डिस्कस होती, मैं और अच्छे से जवाब दे पाता है। हमारे यहाँ तो बहुत छोटे चुनाव है, नगरीय निकायों में 15 नगरीय निकायों में चुनाव है और वहाँ पर भी देखिए चुनाव आयोग की सारी चीजों को बिल्कुल कोविड के नियमों के तहत ही चुनाव करवाए जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, विदेश से जो लोग आए हैं निश्चित तौर पर उनकी ट्रेसिंग की जा रही है। और आपने अभी एक बात की थी कि हम कर क्या रहे हैं, 3 महीने से जो खबर आ रही है तीसरा वेरिएंट आना है या तीसरी वेव आनी है, तो हमने आपको बताया तो सही कि प्रदेश में 9 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लगाए जाने हैं, जिसमें 3 रायपुर में लग चुके हैं और 6 पर काम जारी है। 48 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 22 तैयार हो चुके हैं, बाकी जारी है। आईसीयू की, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई। आईसीयू बेड भी पर्याप्त मात्रा में, क्वारंटाइन सेंटर भी लगातार जो बने हुए थे उन्हें खुला रखा गया। और बिल्कुल हम फिर मैं वही कह रहा हूँ ना नितिन जी, आप बहुत परिपक्व प्रवक्ताओं में से गिने जाते हैं। मैं तो फिर वही कह रहा हूँ ना सर, ये तो हमारी उसके बाद की तैयारी है ना कि अगर किसी को कोविड हो गया तब की तैयारी है। कोविड हो ही ना, इसके लिए भी तो प्रयास करने जरूरी है ना सर। हम तो इस कोशिश में रखे हैं कि ये तीसरी लहर छत्तीसगढ़ में या देश में प्रवेश ही ना करे। विचार तो यहां से शुरू होना चाहिए सर, तब तो हम बाकी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पाएंगे। कोई नहीं चाहता दीपेश जी, कोई नहीं चाहता ये चीजें प्रवेश करें। और इतने भयानक हालातों से हम गुजरे हैं कि हम सब ने अपने अपनों को, अपने आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को खोया। हम खुद भयभीत हैं इन चीजों से। सब कुछ शासन की जिम्मेदारी पूरी है, पर जनता का भी दायित्व बनता है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये लोग विदेश से आने के बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके और यहाँ वहां घूम रहे हैं। ट्रेस तो ये हो जाएंगे, कुछ लोग ट्रेस हो भी गए हैं, ऐसी जानकारी मुझे सीएमएचओ ऑफिस से शाम को ही मिली है। बाकी जो नहीं हुए उन्हें भी खोज निकाला जाएगा। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को तो खुद अवेयरनेस में सामने आना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। खुद की जान तो जोखिम नहीं सर, ये अगर अवेयर होते, इतना अवेयरनेस अगर इन हवाई जहाज से आने वालों में होता तो शायद हवाई चप्पल वाला आज ऊपर ईश्वर के पास न गया होता।
होता। मैं लौटूंगा आपके पास, डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इस दौर में, इन परिस्थितियों में कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म होता है, डर की अफवाहें कहीं ना कहीं फैलाई जाती हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए क्या आपको लगता है कि अब आप जैसे लोगों को और ज्यादा अब चुनौती बढ़ जाती है ऐसे लोगों को समझाना, लोगों को सचेत करना, सतर्क करना कि अफवाह है, इस पर ध्यान मत दीजिए, ये सही चीज है, इसे अपनाइए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला तो नितिन जी को जो तैयारियां उन्होंने बताई बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पिछली लहर में चाहे ऑक्सीजन का मास्क हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हो, चाहे बाईपैप हो, चाहे हाई फ्लो मीटर के वेंटिलेटर हो, इसकी बहुत सीरियस शॉर्टेज मार्केट में हुई। गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी थी सर, लेकिन अभी भी 70-30 है। 70% जो है गवर्नमेंट में जाते हैं, 30% प्राइवेट में जाते हैं। तो क्या ऑक्सीजन की मैक्सिमम प्राइस फिक्स हुई, इसको देखना चाहिए ताकि वेंडर ऑक्सीजन को डबल न कर सके उस समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेबुलाइजर मास्क, ऑक्सीजन मास्क, नेबुलाइजर के अलावा इंसुलिन तक शॉर्ट हुई थी, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड दिया गया, ब्लैक फंगस आए तो इंसुलिन की शॉर्टेज हुई। तो क्या हमको एमआरपी पे प्राइवेट के डॉक्टर्स को ये मिलेगा, ये एक बात है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में पीपीई किट, जिनकी तैयारी बोल रहे हैं ना, ऑक्सीजन के अलावा पीपीई किट, नेबुलाइजर किट, आईवी सेट, क्या इनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि उसकी डिमांड पिछले 4 महीने से नहीं हुई है, तो उसकी उपलब्धता और उसके रेट शायद गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं है मेरी जानकारी के साथ। बिल्कुल। और तीसरी बात है, अफवाह के लिए हमको बूथ टू बूथ, चाहे आप कोटवार के लेवल पे गांव में करें कि ये भ्रामक न करें कि वैक्सीन से कुछ होता है। 10 में से 3 पेशेंट बोलते हैं वैक्सीन के बाद बॉडी में दर्द हुआ, वैक्सीन के बाद लकवा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 से ज्यादा पेशेंट के हम लोगों ने मॉनिटर किया आईएमए के थ्रू, उनमें से मुश्किल से 0.2% को शरीर दर्द या बुखार आया, और कोई भी मृत्यु हमने नोटिस नहीं की। इसको हम बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर कि जो ओमिक्रॉन की दहशत है, इसमें डरना नहीं है, सजग होना है। किंतु क्या हम वैक्सीन लगा रहे हैं, पहला, क्या हम मास्क लगा रहे हैं, दूसरा, तीसरा, क्या हम स्कूल में बराबर सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, चौथा, धार्मिक और राजनीतिक जगहों पर इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं। शासन के दावे चाहे कुछ भी हो सर, बहुत सारी जरूरी चीजों की दूसरे लहर में कमी थी। बिल्कुल। और उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं अब हमें उनसे सीख लेकर सुधरने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार हम सुनते आ रखे हैं बचपन से कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और वही अब परिस्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चूंकि समय का अभाव है, और नितिन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल वही जो मैंने पहले भी दोहराया, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील रहते हैं इन मसलों को लेकर, क्योंकि मैं आपको बहुत भली भांति जानता हूं और आपकी बहुत पूछ परख और पकड़ भी है। तो क्या जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर आप प्रयास करेंगे कि प्रदेश में इसकी व्यवस्था दुरुस्त हो पाए, ताकि ये जो अभी लंबा वक्त गुजर जाता है, सैंपल भुवनेश्वर जाता है, जांच रिपोर्ट बनकर आती है, तब तक बहुत वक्त गुजर जाता है, तो क्या इसके लिए आप पहल कर पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। बिल्कुल, इस विषय पर सरकार सजग है, और हम भी ये चाहते हैं कि जहां पर इस प्रकार की शंका हो कि जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता हो, सैंपल भुवनेश्वर जाए, भुवनेश्वर से उसकी रिपोर्ट आए, उसमें 2-3 दिन लग जाए और कहीं वो स्प्रेड ना हो। इस विषय पर बिल्कुल सरकार सजग है, और जो भी व्यवस्थाएं सर, एक बार और आप अपने स्तर पर एक बार बात करके देखेंगे जी, ताकि ये व्यवस्था प्रदेश में दुरुस्त हो पाए। आप और हम चाहते ही यही है कि हमारे प्रदेश के लोग, हमारे देश के लोग अब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उमेश जी का इंतजार था, लेकिन वे हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। इसी के साथ एक बार फिर आप लोगों से अपील कर रखे हैं कि कोविड नियमों का पालन करिए, मास्क जरूर लगाइए और अपना बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। नमस्कार।